क्यों है इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? डायबिटीज़ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे देश में है फूड हैबिट के कारण। डायबिटीज़ जो है पेशेंट वो अफ्लुएंट क्लास है, लेकिन आज से 20 साल बाद गरीब क्लास डायबिटीज़ का पेशेंट होगा। जो रिच पीपल है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, ही विल बी ईटिंग दैट हाई प्रोटीन हाई फाइबर फूड। पुअरर क्लास विल बी ईटिंग मोर शुगर एंड मैदा काइंड ऑफ फूड। अ पर्सन डजंट नीड टू रिमेन डायबिटिक फॉर लाइफ टाइम। अगर किसी आदमी का ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से ऊपर चल रहा है तो धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज होते रहते हैं। अगर आपको हार्ट ब्लॉक नहीं करवाना, ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए। जाट कम्युनिटी से आता हूँ मैं, तो जाट कम्युनिटी में तो लड़के ने 10वीं पास कर ली तो भैया दिल्ली पुलिस की तैयारी कर ले। मतलब जैसे मैं डायबिटीज डिटेक्शन कैंप्स करता था तो मैं हाथ ऐसे पकड़ के पता लगा लेते ब्लड शुगर ज्यादा है। अगर बिजनेस करना है ना तो यू नीड टू बी द सेल्समैन फर्स्ट। अगर आप सेल्समैन नहीं है तो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। हाय लोकेंद्र, कैसे हैं आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया नितिन जी, वेरी नाइस। डायबिटीज ऐसी, इंडिया तो कैपिटल बन चुका है डायबिटीज का, वर्ल्ड वाइड एक कैपिटल हो चुका है ना। जी जी जी। इतनी मेजर प्रॉब्लम है डायबिटीज की। हाँ ऑलमोस्ट हर घर में मैंने देखा है किसी ना किसी को तो डायबिटीज होता ही है। हाँ तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जी कि एक डायबिटीज की प्रॉब्लम क्या है, जी। उसको लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं, हाँ प्लस आपने उस प्रॉब्लम को समझ के एक जो बिजनेस बनाया है जी उसके रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स का, जी वो सारा आज आपसे सीखेंगे कि कहाँ आपने गैप ढूंढा, हाँ। कैसे उसकी सप्लाई चेन मैनेज की, जी। कैसे उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर आप यूज कर रहे हो और लेवरेज कर रहे हो, मार्केटिंग कैसे करते हो, हाँ। एवरीथिंग। करंटली अराउंड 220 CR के आसपास का रेंज आपका हो चुका है। जी जी तो दैट्स ऑल्सो बिग नंबर। सब कुछ सीखने वाले हैं, जी। थैंक बट यू सब सिखाने से पहले एक फटाफट से प्लेज ले लो जी। कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। हाँ जी, बिल्कुल, जो मैं बोलूँगा हमेशा सच बोलूँगा। अमेजिंग। तो थोड़ा सा ना पहले तो ये समझना है कि क्यों है इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्या 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया डायबिटीज़ के अंदर इतना ज़्यादा, मतलब लोग उसको कैपिटल बोला जाता है इंडिया को? जी। डायबिटीज़ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे देश में है फूड हैबिट के कारण। तो अगर आप फूड को, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट हम कहते हैं फूड में, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। तो अगर हम अपनी इंडियन डाइट को देखें तो हमारी डाइट में ग्रेन्स ज़्यादा है, क्योंकि हम वेजिटेरियन, हाँ, कार्ब्स ज़्यादा हैं। तो जितना भी ग्रेन्स है उस सब में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा रहता है। और कार्बोहाइड्रेट आपको ग्लूकोज छोड़ता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो बॉडी में जाके ग्लूकोज छोड़ेगा। प्रोटीन खाएंगे तो अमीनो एसिड छोड़ेगा, फैट खाएंगे तो फैटी एसिड छोड़ेगा। तो अगर हम सुबह से शाम तक देखें तो सुबह चाय पी, उसके साथ 2 बिस्किट ले लिए, उसमें चीनी और है, हाँ, और तो मैदा और चीनी का बिस्किट होगा। दोपहर में 2 रोटी सब्जी ले ली, गेहूं की हो गई। रात को रोटी सब्जी दाल चावल खा लिया। तो अगर आप ओवरऑल फूड का रेशो देखेंगे तो 60-70% ऑफ द डाइट कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट, और वो सब ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं है। करोगे क्या आप ग्लूकोज का? भाई हम खेती तो करते मतलब हमारी बॉडी नहीं यूटिलाइज कर पाती उतना ग्लूकोज उतना, और खा हम ज़्यादा रहे हैं। और खा हम ज़्यादा इसलिए रहे हैं कि फूड हम हेल्थ के लिए नहीं खाते, फूड हम खाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, प्लेजर के लिए। हाँ, मतलब आप देखो कि अरे कुछ हैप्पी मोमेंट है, बर्थडे है, चलो कुछ खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, हाँ कुछ खा लेते हैं। और कुछ सैड मोमेंट है, यार कुछ तो ले आ, चल छोड़ यार, तो कंफर्ट फूड चाहिए, उसमें भी मीठा होना चाहिए। सेलिब्रेशन है तो फूड है, वेकेशन है तो फूड है, बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, खाना हुआ है तो फूड है। तो खाना और पीना ही है। सो फूड जो एंटरटेनमेंट का पार्ट बना है, दैट इज डेंजरस। लोगों का ना इस पे ये ऑब्जेक्टिव या आर्ग्यूमेंट आता है, यार पहले भी तो लोग खाते थे ये चीजें, उनको क्यों नहीं होता था, आज की डेट में क्यों ज्यादा हो रहा है लोगों को, मतलब हमारी जनरेशन में क्यों है ज्यादा। पहले की जनरेशन वो भी सारा दिन इतना घी खाती थी, इतना ज्यादा, वो तो 10-10 रोटी खा लेते थे। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम इतनी क्यों नहीं थी, हमारे साथ क्यों है? अब अगर हम फूड की हिस्ट्री को देखें, थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू इसमें समझ में आएगा। तो खेती करना हमने सीखा अराउंड 5-1 हज़ार साल पहले। बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करते, पहले तो जंगल में जाके कुछ तोड़ के खा रहे थे, फिर हमने खेती करना शुरू किया। तो खेती किस चीज़ की हम करें कि वो ज़्यादा समय तक स्टोर हो सके, वो था ग्रेन्स, अनाज। तो अनाज हम खाने लगे।
वहीं से ओबेसिटी आने लगी। अराउंड 3000 साल पहले से आपको पहला केस ओबेसिटी का दिखाई देगा। अच्छा। और 3000 साल पहले आपको पहला केस डायबिटीज़ का दिखाई देगा जब आप हिस्ट्री जाके पढ़ेंगे। फिर अराउंड 200 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया 1800 के बाद। तो आप देखेंगे कि फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने लगे। उससे पहले सब नेचुरल थे, प्रोसेसिंग होने लगी। तो वो थोड़ा सा वहाँ से आपको डिसीजेस बढ़ती दिखाई देंगी, बट नॉट दैट मच। लेकिन अगर आप आज के एरा में देखें तो फूड इज एंटरटेनमेंट, एंड एंटरटेनमेंट नीड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो अगर आप आलू का चिप्स घर में बना के खाते हैं तो आपको मज़ा नहीं आता, आप रोज नहीं खा सकते। लेकिन वही आलू का चिप्स जब आप फैक्ट्री में कुछ केमिकल मिला के बनाते हैं तो यू ईट मोर। और मैं अगर अपना बचपन देखूं, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर खेती करते थे, फिर मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो मेरे फादर मुझे कभी लेके नहीं गए कि चल मैं तेरे को रेस्टोरेंट में खिला के लाता हूँ। मतलब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हमें कहीं खाना पड़ गया तो हम होटल में जाके खा लिए, क्यों? क्योंकि हम घर पे नहीं है इसलिए हमने बाहर खा लिया। पर कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हो कि मेरे फादर मुझे खिलाने के लिए लेके गए हो कि चलो आज मैं तुम्हें खिला के लाता हूँ। तो एपिसोड ऑफ ईटिंग आउटसाइड होम हैज इंक्रीज्ड बिकॉज वी एड एंटरटेन वैल्यू टू द फूड। घर में अब तो क्या होता है कि घर में हम बैठे हैं, यार ये रहने दे यार, ये रोज क्या खिला रहे हो, तुम एक काम करो मैं ऑर्डर करता हूँ अभी, एंड इट्स ईजी एंड इट्स क्विक एंड इट्स चीप। फूड इज चीप, राइट। तो जो अभी आपने कहा ना कि डायबिटीज एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ इट्स ए टिप ऑफ आइसबर्ग। आने वाला है, जो प्रॉब्लम है वो आने वाला है, क्योंकि अभी एफ्लुएंट क्लास है इसकी कस्टमर, मतलब डायबिटीज़ जो है पेशेंट वो एफ्लुएंट क्लास है, लेकिन आज से 20 साल बाद गरीब क्लास डायबिटीज़ का पेशेंट होगा। ऐसा क्यों है कि एफ्लुएंट क्लास ज़्यादा है? बिकॉज अफोर्डेबिलिटी ऑफ ईटिंग आउट इज मोर। यस, इट्स दैट्स द ओनली रीज़न। यस, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है। और फूड जैसे हमने कहा एंटरटेनमेंट है, और फूड से आपको वो डोपामिन रिलीज होता है ना, अवार्ड विनिंग टाइप का है। अब उसके लिए करना कुछ नहीं, बस खाना ही तो खाना है, खाना खाया वो मुंह में घुला, वो सेंसेस आए, मज़ा आ गया। तो फ्री में ही मिल गया ना, बिना कुछ करे। सो यू कैन गेट द रिवॉर्ड अगेन, 10 मिनट बाद दोबारा खा सकते हैं। एक और पैकेट खोल लिया। हाँ, और कितने का? 10-20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 का। इट्स नॉट दैट हैवी कॉस्ट कि घर बेचना पड़ेगा एक चिप्स का पैकेट खरीदने के लिए। एक और चीज़ भी तो है ना कि जो जितने भी एफ्लुएंट क्लास है, मोस्टली अगर आप उनका जॉब प्रोफाइल देखोगे, उनका जॉब प्रोफाइल इज मोर ईदर टेक्नोलॉजी या एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इस टाइप के मैनेजमेंट रोल्स में लोग ज़्यादा है। अब उनका काम फिजिकल नहीं है होता ना, जितना बैठ के करने वाला है। यस। वाइल जो अभी इस टाइम पे रूरल एरियाज हैं या लोअर क्लास में बोल लूँ, हालांकि दोनों कंपैरिजन नहीं है रूरल और लोअर क्लास में, बट वहां पे वो लोग अभी भी मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं। उनका जो वर्क वाला जो काम है उसमें या तो वो ऐसा फिजिकल लेबर काम कर रहे होंगे, तो उनका वर्कआउट जो है, वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पीपल दैट आर सिटिंग इन टेक्नोलॉजी एंड IT जॉब्स। हाँ, मैं इस पे एक और टेक लेना चाहूँगा, जो ये एक्सरसाइज वाला जो ओवरसेल्ड कॉन्सेप्ट है। आज से 25 साल बाद अगर आगे देखें तो मैं कहूँगा अफ्लुएंट क्लास में डायबिटीज़ नहीं होगी, सिर्फ पुअर क्लास में होगी। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, तो आगे का अगर आप सिनेरियो देखें तो जैसे पुराना आप हिस्ट्री देखें तो जब फास्ट फूड आया तो इट वाज एक्सपेंसिव, और सिर्फ एफ्लुएंट क्लास खा सकता था, और सोसाइटी का रिच पीपल ही उसको खाता था। आज के केस में देखेंगे तो जो फास्ट फूड है दैट्स चीप, 10-20-30 रुपए में मिल जाता है, एंड इट फिल्स द स्टमक। और जो रिच क्लास है वो अब कहेगा कि यार, क्योंकि अब एजुकेशन बढ़ रही है ना, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अब रिच क्लास तो कहेगा यार मैं 400 रुपए की सैलेड खाऊंगा, मैं 20 रुपए का ये पास्ता नहीं खाऊंगा। तो जैसे अब वो जो गरीब आदमी है वो 20 रुपए का पास्ता खाएगा क्या? तो ये तो पास्ता अमीर लोग खाते थे, आजकल मैं खा रहा हूँ, और वो कहते तो सिर्फ 20 रुपए में आता है, राइट। तो वो खाएगा उसको। और प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं ऐसी इंडस्ट्री से आता हूँ जहाँ फूड मैन्युफैक्चर होता है, तो हम फूड को थोड़ा डिवाइड करते हैं। आप उसको समझने की कोशिश करें इसको, कि जैसे 3 मेन कंपोनेंट है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कौन सबसे ज़्यादा महंगा है? प्रोटीन सबसे, जैसे वे प्रोटीन वगैरह है ना, 2000, 2500, 3000 रुपए किलो का रॉ मटेरियल हो गया। फिर सेकंड नंबर पे फैट भाई, सस्ता तेल भी 125-150 रुपए किलो से कम नहीं है, थोड़ा सा महंगा ऑलिव ऑयल वगैरह 700-800 रुपए किलो है। बिल्कुल। सस्ता क्या है? मैदा और चीनी।
30-40 रुपए किलो का। तो आप 30-40 रुपए का रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसको डबल ट्रिपल करके जो भी आप कॉस्ट लगा लो, आप 125-150 रुपए किलो में बेच पाते हैं। तो आपके 100 ग्राम की कॉस्ट 10-15 रुपये आ गई सेलिंग कॉस्ट, और खाने में बहुत मज़ा आता है। एंड यू फील कि भाई मैं भी देखो अमीरों वाला खाना खा रहा हूँ, पैकेट वाला खा रहा हूँ, एंड दैट्स चीप। एंड वो जो उसको वो मिल रहा है ना डोपामिन हिट, वो उस फूड प्रोडक्ट से। सो मेरे ख्याल से जो रिच पीपल है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, ही विल बी ईटिंग दैट हाई प्रोटीन हाई फाइबर फूड, एंड द पुअरर क्लास विल बी ईटिंग मोर शुगर एंड मैदा काइंड ऑफ फूड। तो वो डायबिटिक बनेगा, ये वाला बच जाएगा बाद में। That's a scary world we are going to live in, I believe. But क्या डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है क्या? हाँ, that's a fantastic thing. मतलब this is the education part of education कि a person doesn't need to remain diabetic for lifetime. अच्छा, हाँ, वो चाहे तो नॉन डायबिटिक हो सकता है, जैसे कि बुखार चढ़ गया, बुखार उतर जाता है, बिल्कुल, इन्फेक्शन हुआ ठीक हो जाता है, ऐसे डायबिटीज भी रिवर्स कंडीशन में जा सकती है। अच्छा, तो ये जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है कि डायबिटीज हो गई तो जिंदगी भर के लिए हो ही गई, ये आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है। तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि डायबिटीज एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। यू कैन रिवर्स डायबिटीज, यू कैन रिवर्स डायबिटीज। और ये अच्छा, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये 1990 में आ गई थी कि रिवर्स कर सकते हैं, कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। और वहाँ से जब ये कॉन्सेप्ट निकला तो धीरे धीरे लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करने लगे, और अब जाके इतना प्रूवन साइंस इस पे अवेलेबल है कि ये रिवर्स की जा सकती है। अब कैसे की जा सकती है उससे पहले हम क्यों कर सकते हैं, थोड़ा सा साइंस की हिस्ट्री पे समझते हैं। हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री से ना आप तार जोड़ते हैं। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो तार नहीं जोड़ पाएंगे आप। तो ऐसे ही साइंस की, डायबिटीज़ की हम हिस्ट्री देखें तो 3000 साल पहले थोड़ा सा एक लेते हैं कि एक आदमी है, बहुत सारा खाना खाता है, बहुत सारा पानी पीता है, बहुत सारा यूरिनेशन होता है, वेट लॉस हो रहा है और मर गया। समझ में नहीं आ रहा क्या भैया किसको क्या हो गया, मतलब भगवान का कैन सा अभिशाप लगा इसको कि ये खा भी रहा है और वेट लॉस भी हो रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समय बाद पता चला कि यार ये जो इसका यूरिन निकल रहा है इसमें शुगर है। फिर कुछ साल बाद पता चला कि अच्छा यार इसकी बॉडी में शुगर ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 1923। तो इंसुलिन की डिस्कवरी हुई उस टाइम पे। और इंसुलिन क्या होता है? हाँ, इंसुलिन एक हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जिसका मेजर काम ये है कि वो जो हमारे ब्लड में शुगर है उसको उठा के सेल के अंदर डालता है, कंट्रोल करता है। इंसुलिन शुगर को हाँ कम करता है, ब्लड के से कम करता है, हाँ उसको सेल के अंदर डालता है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो ग्लूकोज ब्लड में गया, तो ब्लड से वो ग्लूकोज सेल के अंदर अपने आप नहीं जाएगा। अच्छा, उसको इंसुलिन चाहिए। अच्छा, तो इंसुलिन उठा के उसको अंदर डालेगा। तो जो लोग बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई बॉडी, हाँ, मतलब वो बेसिकली सेल के अंदर नहीं जा रही है अब शुगर। हाँ, इंसुलिन है, शुगर है, हाँ, पर वो अंदर नहीं जा रहा। तो ये 1923 में क्या हुआ कि डायबिटिक पेशेंट था, वही सेम कंडीशन कि भैया खा रहा है, पी रहा है, वेट लॉस हो रहा है और थोड़े दिन में डेथ हो जाती है। तो ये एक इंसुलिन हार्मोन डिस्कवर किया, उस पेशेंट को लगाया इंजेक्शन, तो उसका ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगा, वेट उसका गेन होने लगा, उसकी हेल्थ रीगेन होने लगी। तो क्या सिनेरियो बना कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है, और प्रूव हो गया कि भाई इसका ब्लड शुगर बढ़ा था, इसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया, ये ठीक हो गया। अब वहाँ पे ब्लड ग्लूकोज तो नापना आता था, 1923 में इंसुलिन नापना नहीं आता था। तो ये कहना कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, पर आप प्रूव कर रहे थे ब्लड ग्लूकोज के थ्रू, इंसुलिन के थ्रू प्रूव नहीं कर रहे थे। तो 50 साल बाद 1975 में हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, उन्होंने इंसुलिन को नापने का टेक्निक निकाला। अच्छा, 1975 में। और तब जाके उन्होंने ये देखा कि ये जितने डायबिटिक पेशेंट है इनमें तो इंसुलिन की कमी है ही नहीं, इनमें तो खूब इंसुलिन है। तो मतलब जो नॉर्मल आदमी उससे ज्यादा इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट में था। तब ये 1990 में डॉक्टर जिराल्ड रेवन थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इट्स टू मच ऑफ इंसुलिन, इट्स नॉट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन विच इज कॉजिंग डायबिटीज। तो फिर उन्होंने वहाँ से फिर ये कॉन्सेप्ट हुआ कि अच्छा यार इंसुलिन रेजिस्टेंस तो टेम्परेरी प्रॉब्लम है,
और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण वजन भी बढ़ता है, डायबिटीज़ भी होती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ये पीसीओडी भी होता है, फैटी लीवर भी होता है। मतलब अगर हम इसको कंट्रोल कर ले तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहाँ से बॉल रोल होना शुरू हुआ एंड टुडे इवन मेडिकल कम्युनिटी ने सब मान लिया है कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, और उन्होंने उसको नया नाम दिया है, डायबिटीज़ रिमिशन नाम दिया है। अच्छा। डायबिटीज़ रिवर्सल वो कहते हैं कि अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। अच्छा। तो साइंटिफिक कम्युनिटी कॉल्स इट डायबिटीज़ रिमिशन। किसी को अगर डायबिटीज़ है और उसको वो डायबिटीज़ रिवर्स करनी है, हाँ। तो कैसे कर सकते हैं? सो ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। एक तो ये समझना कि अगर किसी को डायबिटीज़ हुई है तो वो आज सडन नहीं है। मतलब आज हॉस्पिटल में पता चला 110 ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग, और भैया ये क्या हो गया मेरे को, मैं तो कुछ, कल हो सकता है रात मैंने ज़्यादा खा लिया होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आप समझिए 10 साल पहले शुरू हुई थी। अच्छा। तो डायबिटीज़ ये कंडीशन ऐसी आ गई कि हम खूब ग्लूकोज डाल रहे थे बॉडी में, काफ़ी टाइम से डाल रहे थे, और हमारी पेनक्रियाज जो है, अब इसको हम समझते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन बीटा सेल्स, 20 लाख के आसपास, तो किसी में 15 होंगी, किसी में 20 होंगी, ये समझ लीजिए बच्चा पैदा होता है, भगवान उसको 20 लाख समझ लीजिए बीटा सेल्स देता है। अब आप बीटा सेल 20 लाख, कितना भी ग्लूकोज डालो वो इंसुलिन डालता है और सबको अंदर डाल देता है, तो ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। अब हम क्या दिन रात एंटरटेनमेंट ईटिंग चल रहा है, सुबह शाम इधर उधर खाते पीते कुछ भी कर रहे हैं, तो बीटा सेल ओवरबर्डन होने लगती है। और वो बीटा सेल 20 लाख से 18 लाख, 16 लाख, 14 लाख, 12 लाख, 10 लाख, जब 10 लाख पे आ गई ना, तब हम खाते हैं और वो इंसुलिन निकालता है और वो हैंडल नहीं हो पाता, तब हमें पहली बार पता लगता है कि यार ये तो ब्लड शुगर बढ़ रहा है। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे भी हम सचेत हो जाएं तो हर एक आदमी की, हम इसको कहते हैं कि ग्लूकोज लोड हैंडलिंग कैपेसिटी, तो हर फूड जो भी हम खाएंगे वो कुछ ग्लूकोज छोड़ेगा, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी कितना हैंडल कर सकती है, कितना यूटिलाइज कर सकती है, वो हो गई उसकी ग्लूकोज लोड हैंडलिंग कैपेसिटी। तो अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि ये पर्टिकुलर आदमी है, ये 50 ग्राम ग्लूकोज दिन में हैंडल कर सकता है, तो अगर वो 50 ग्राम से नीचे ग्लूकोज पूरे दिन में खाता है तो उसका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, और वो उससे ऊपर खाएगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा उसका। तो अब एक आदमी का, चलो 10 साल पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन आज उसको समझ में आ गया कि तेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, और ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ता है तो हम डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ से गोली मिलती है। तो वो गोली क्या काम करती है कि वो जो पेनक्रियाज जो इंसुलिन बना रही थी उसको दबोच के और ज्यादा इंसुलिन निकालती है। अच्छा। तो जो बीटा सेल 10 लाख बची थी वो फटाफट वो 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख और स्पीड से नीचे जाती है, क्योंकि हम उसी पे ज्यादा काम करा रहे हैं, गोली तो कुछ नहीं कर रही ना, उसी मशीनरी से एक्स्ट्रा काम निकलवा रहे हैं। हाँ, उसी मशीनरी से काम ज्यादा चल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ ये करें कि अच्छा अपना ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी इतना है, हम इससे नीचे रखते हैं तो हमारा ग्लूकोज ऑटोमेटिकली नॉर्मल रहने लगेगा और हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज डायबिटीज रिवर्सल द कॉन्सेप्ट। क्या ये जो बीटा सेल है, क्या हम फिटनेस से, अच्छे खाने से इनकी ग्रोथ कर सकते हैं वापस से? बीटा सेल जो मर गई उसको तो नया नहीं पैदा कर सकते, लेकिन हमेशा कुछ सेल्स डेड हैं, कुछ मरने वाली हैं, कुछ हेल्दी हैं, तो जो मरने वाली हैं इनको बचा सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बट कैन वी रियली गो बैक टू दैट कि 2 मिलियन वाला, वहाँ जाना मुश्किल है, हाँ। तो डायबिटीज हो गई तो नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से आप वहीं रोक सकते हैं। अच्छा, अब आदमी को लगता है यार इतना डिसिप्लिन क्यों करे, अब थोड़ा खा लेते हैं, हाँ, एक छोटी सी गोली आती है, बड़ी भी नहीं होती साइज में, खा लो और मौज करो। अल्टीमेटली ब्लड शुगर ही तो मैनेज करना है, गोली के साथ भी तो फिर इतना झंझट क्यों मोल ले, क्यों इतना डिसिप्लिन, क्यों इतना नॉलेज। तो समस्या ये है कि हम HbA1c लेवल कहते हैं, जो प्री डायबिटीज़ का 5.7, 3 महीने का एक एवरेज होता है 5.7। अगर किसी आदमी का ब्लड ग्लूकोज लेवल वो 100 से ऊपर चल रहा है, समझ लीजिए 100-110 से ऊपर चल रहा है, तो धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज होते रहते हैं। तो क्यों नॉन डायबिटिक रेंज में HbA1c लाना जरूरी है? क्योंकि अगर आपको किडनी अगले 50 साल चलानी है तो ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपको हार्ट ब्लॉक नहीं करवाना, कि ये हार्ट चलता रहे अगले 50 साल, तो आपको चाहिए। अगर आपका दिमाग ठीक से काम करता रहे तो ब्लड शुगर नॉर्मल चाहिए। अगर आपका लीवर ठीक काम करता रहे तो ग्लूकोज नॉर्मल। अगर आंखों से दिखता रहे, अंधा नहीं होना,
तो आपको ग्लूकोज नॉर्मल चाहिए। तो सिर्फ ये कहना कि एक गोली तो खाई थी, HbA1c ठीक है 6.7 चल रहा है, डॉक्टर ने बोला बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से नीचे मेंटेन कर रहे हो, लेकिन द बेस्ट इज लेस देन 5.7। अब इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, क्या वो अपनी लाइफ को इतना वैल्यू करता है कि भाई नहीं मैं तो नॉन डायबिटिक रेंज में रहूंगा। तो पॉसिबिलिटी है, साइंस है, टूल्स अवेलेबल हैं, चाहे तो आदमी कर सकता है। अमेजिंग। अब थोड़ा आपके बिजनेस के ऊपर आते हैं जी कि एग्जैक्टली आप करते क्या हो। जी, तो हम खाने पीने के ऐसे फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ऐसे इंग्रेडिएंट से बने होते हैं जिनका ग्लूकोज लोड कम होता है। तो वो जब खाते हैं तो वो उनका ग्लूकोज लोड कम है तो ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। तो आटा, नमकीन, बिस्किट, मिठाई, हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो उनका EGL वैल्यू कम है, वो उसी टाइप के इंग्रेडिएंट मतलब एक जो नॉर्मल आटा होता है जो घर पे, हाँ, वर्सेस डायबेक्सी का जो आटा है, हाँ, आपने वो ऐसा आटा बनाया जी, जिसके अंदर मेजर फर्क ये है कि उसको खाने से उतना ग्लाइकोजन लोड नहीं बढ़ेगा जो नॉर्मल आटा खाने से। ग्लूकोज लोड हाँ, उतना नहीं बढ़ेगा। तो अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं। तो हम ये कहें कि अगर हम 100 ग्राम राइस खाते हैं तो उसका ग्लूकोज लोड है 60। मतलब 100 ग्राम राइस खाएंगे तो 60 ग्राम ग्लूकोज देगा। अच्छा, 100 ग्राम चीनी का ले लेते हैं, थोड़ा सा और हायर साइड से, 100 ग्राम चीनी खाएंगे तो 65 ग्राम ग्लूकोज आएगा। 100 ग्राम राइस खाएंगे तो 60 ग्राम ग्लूकोज आएगा। 100 ग्राम गेहूं खाएंगे तो 50 ग्राम ग्लूकोज आएगा। 100 ग्राम दालें खाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 35-40 ग्राम ग्लूकोज आएगा। 100 ग्राम डायबेक्सी आटा खाएंगे तो रफली 7 के आसपास ग्राम ग्लूकोज आएगा। जो नॉर्मल आटा खा रहे थे उसका 50 था और आपका जो आटा है वो 7 है। 7, तो इतना बड़ा डेल्टा है। यस, 1:7-8 के आसपास का डेल्टा है। ऑलमोस्ट 80-90% कम हो गया, रिडक्शन हो गया। यस। तो जब आदमी खाने में टेस्टी भी लगता है, रोटी भी अच्छी लगती है, और जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपके ब्लड शुगर पे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। सो द आइडिया इज द इंग्रेडिएंट। तो आप ऐसे इंग्रेडिएंट चूज करते हैं जिनका EGL वैल्यू कम होता है। तो क्या इंग्रेडिएंट, ये जो आप यहाँ तक आए, ये जो गैप आपने ढूंढा कि यार हमें ये प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो ग्लूकोज लेवल हमारा कम रखे, यहाँ तक पहुंचे कैसे आप? तो इसके लिए वो किट मंगा लेंगे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यहीं से मंगा ले। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो किट ले लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाता हूँ उसमें, आप ही ले आओ, कोई बात नहीं। तो ये एक तो ये सबसे पहले ये मेरी ये बुक है, न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज़। तो जो पुरानी थ्योरी थी कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है, सो नई थ्योरी है कि भाई इंसुलिन की कमी से नहीं होती, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है। तो उसको मैंने हिस्टोरिकली एक्सप्लेन किया है। ये बुक है, तो साइन करनी चाहिए आपको। या बिल्कुल, श्योर। अच्छा, ये EGL वैल्यू का ये बुकलेट है, इसका चार्ट भी आता है। अच्छा, तो जो हम देख रहे हैं ना कि कैसे अब उसको मैनेज करें, कैसे देखें, तो मैंने इस पे सबसे पहले इस पे काम किया। तो इसमें 300 से ज़्यादा फूड आइटम्स है। तो जैसे आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ये येलो कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है। तो ये आप देखिए, तो ग्रीन मतलब हम खा सकते हैं, येलो मतलब कि हमें कम खाना है, और रेड मतलब कि हमें नहीं खाना है। तो इससे जो डाइट की प्लानिंग है वो बहुत ईजी हो जाती है किसी भी कंज्यूमर के लिए। तो इसमें हर चीज़ 100 ग्राम के हिसाब से है। तो EGL वैल्यू पूरे दिन का हम 25 से नीचे रखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज लोड, तो एक ग्लूकोज लोड मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज। तो अगर हम कह रहे हैं कि 25 EGL वैल्यू पूरे दिन में खाना है, मतलब पूरे दिन में 25 ग्राम ग्लूकोज बॉडी में जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और जो जनरली डायबिटिक पेशेंट की ग्लूकोज लोड हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो 50-60 EGL वैल्यू तक होती है। नॉर्मल आदमी की 125-150 तक रहती है। अच्छा, डायबिटिक की 50-60 तक रहती है। ओके। तो अगर आप उसको 25 से नीचे ले आते हैं तो वो खाता है इस टाइप के फूड प्रोडक्ट, और ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता। तो ये आटा है, जैसे कि आप ये देखेंगे, हाँ ये तो शुगर है। हाँ, ये शुगर है। अच्छा, शुगर कंट्रोल आटा, शुगर कंट्रोल के लिए। तो मेजर इसमें इंग्रेडिएंट अगर मैं देख रहा हूँ वो है नट्स एंड सीड्स, फैट फ्री सोया फ्लोर, आलमंड, सेसमे सीड, पंपकिन सीड, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन। मतलब आपने प्रोटीन के ऊपर ज्यादा फोकस किया है बेसिकली। हाँ, सो दैट जो आपका कार्ब्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया और ग्लूकोज लेवल कम हो गया। हाँ, तो जैसे हमने अभी बात की ना कि भाई 3 कंपोनेंट है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो फैट फैटी एसिड देगा, प्रोटीन अमीनो एसिड देगा, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज देगा। तो अगर हम ऐसे कंपोनेंट दें जो ग्लूकोज ना छोड़ें तो ऐसा प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है। नहीं, डेफिनेटली। तो अगर मैं बोलूँ मेजर डिफरेंशिएशन ये है कि आपने प्रोटीन रिच फूड्स ज्यादा बनाए हैं, यस, सो दैट ऑटोमेटिकली
सिस्टमैटिकली कार्ब्स का परसेंटेज कम हो जाए। हाँ, तो सारे प्रोडक्ट्स में आपका वही कॉम्पोजिशन रहा है। हाँ, तो जैसे डाइबेक्सी आटे में 40% प्रोटीन है। हाँ, करेक्ट। और फाइबर है काफ़ी सारा। तो फाइबर और प्रोटीन ब्लड ग्लूकोज को इन्फ्लुएंस नहीं करता। बिल्कुल। तो बस इस कारण सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि आप इसकी रोटी खाओ, रोटी खाने में अच्छी लगती है, सॉफ्ट रहती है और पेट भर जाता है। बट यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये गैप कैसे ढूंढा आपने? ये आई थिंक मैं कहूँगा कि बस भगवान का आशीर्वाद है और उसी का रास्ता दिखाया हुआ है। इस पे क्या हुआ कि बचपन से ना मैं बिजनेस ही करना चाहता था। भाई मेरे ग्रैंडफादर तो खेती करते थे, फादर मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उनकी पोस्टिंग थी छत्तीसगढ़ में। आप कहाँ पैदा हुए? मैं छत्तीसगढ़ में उधर ही। अच्छा। तो उनका काम था कि आदिवासियों को मॉडर्न खेती के तरीके सिखाना। ओके। तो हम हमेशा जंगलों में रहते थे, जंगल के जो गांव थे, और वहाँ पे जो बिजनेस होता था वो मारवाड़ी कम्युनिटी करती थी। तो उनका काम ये था कि जंगल के प्रोड्यूस लेके वो शहरों में बेच देते थे। तो दे वर मीडिएटर इन बिटवीन एंड मारवाड़ी वर द रिच पीपल। क्योंकि मेरे फादर तो साइकिल चलाते थे, तो एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो साइकिल पे जाते थे। और जो मारवाड़ी कम्युनिटी जैसे उनकी दुकान होती थी तो उनके पास जीप होती थी। तो हमारे ये तो यार पैसे वाले आदमी हैं। अब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये बागपत डिस्ट्रिक्ट का। तो गर्मी की छुट्टियों में हम इधर आते थे, तो दिल्ली आए हम, तो दिल्ली में हमने देखा अरे यहाँ तो सड़कें भी होती हैं और रात को लाइट भी जलती है। अच्छा, कारें भी होती है यहाँ पे। और वहाँ पे क्या होता है, लाइट नहीं होती थी रात को और सड़क भी नहीं होती थी, पगडंडिया टाइप की होती थी और हफ्ते में एक दिन बस आती थी शहर से। और रात को तो मतलब आप लालटेन लेके कहीं जाते थे तो आपको कुछ दिखता था। ये कौन सी ईयर की बात है? ये आप ये समझ लीजिए कि 1980s के आसपास की। तो मुझे लगा कि अगर लाइफ में ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी है कि कार भी हो सकती है आदमी के पास, और रात को घर में लाइट भी हो सकती है, तो हाउ टू अचीव दैट। तो वो बचपन से था कि यार कुछ बिजनेस करेंगे। अच्छा। तो लेकिन क्या करें, क्योंकि हम तो ये ख़ानदानी खेती वाले हैं और हमारे यहाँ तो जाट कम्युनिटी से आता हूँ मैं। तो जाट कम्युनिटी में तो लड़के ने 10वीं पास कर ली तो भैया दिल्ली पुलिस की तैयारी कर ले, और मान लो थोड़ा 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, तो भैया दिल्ली पुलिस में तुम सब इंस्पेक्टर की नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। आपके घर वालों ने बोला था ऐसे? मतलब ऐसा सोचते थे, बट क्योंकि अब हम बाहर निकल गए थे यहाँ से, तो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा इंडिपेंडेंट था कि जो तुम्हें करना है कर लो टाइप का। तो फिर मैंने मेडिकल एंट्रेंस दिया, वो फेल हो गया, तो डॉक्टर नहीं बन पाए। तो लोगों को एक ही अटेम्प्ट दिया था? ने 2-3 दिए थे। अच्छा। लेकिन वो बनी नहीं बात कुछ। तो शायद इसमें प्रभु की इच्छा थी कि भाई डॉक्टर नहीं बनाना। तो फिर मुझे किसी ने बताया अरे एक दवाई बनाने का भी कोर्स होता है। अच्छा। उसे फार्मेसी कहते हैं। अच्छा। मुझे नहीं पता था उससे पहले। तो बेंगलोर के पास एक कॉलेज है, तो मैंने कहा यार एक ही बात है, ऐसी डॉक्टर बनना था, ऐसी दवाई बनाने का काम सीख लेते हैं। तो मैं फार्मेसी करने चला गया। तो वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था, हॉस्टल में सारा दिन पढ़ता ही रहता था। और पढ़ इसलिए रहे थे कि फादर ने कहा कि भाई देखो मेरे पास तो पैसे वैसे हैं नहीं, अब या तो पढ़ के कुछ अपना कैरियर बना लो, नहीं तो गांव में 5-7 बीघे ज़मीन है, खेती कर लेना। तो यार खेती तो बड़ा मुश्किल काम है तो खेती रहने देते हैं, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। सो आउट ऑफ फियर आई वॉज रीडिंग एंड आई वॉज टॉपर ऑफ द कॉलेज। थोड़े नंबर ठीक से आ जाते थे, तो पहली जॉब लग गई। तो जॉब में जो पहला असाइनमेंट था वो डायबिटीज़ की दवाइयाँ बेचने का था। अच्छा। तो शायद ये भी प्रभु की इच्छा थी कि जो मेरा पहला ही काम था कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ बेचने का काम मैंने किया। तो वहाँ से थोड़ा डायबिटीज़ के बारे में समझा। तो जो हमने किताबों में पढ़ा था, जब यहाँ आए तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मिला। क्या डिफरेंस था? कि जो समझ नहीं आता वहाँ पे इंसुलिन विंसुलिन, जो प्रैक्टिकलिटी है वो जब आप यहाँ पे आते हैं, दवाइयाँ किस तरीके से काम कर रही हैं, लेटेस्ट मेडिसिन कैसे काम कर रही है। मतलब जैसे हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पढ़ाते तो हैं कॉलेज में, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही, क्योंकि वहाँ इतनी सारी दवाइयाँ पढ़ते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो आपको पता है यार ये 2-3 ही प्रिस्क्राइब होती है। टेक्स्ट बुक में तो 50 लिखी हुई हैं, लेकिन पुरानी आउटडेटेड हो गई हैं कि यूज़ नहीं होती, ये इजीली अवेलेबल है। और फिर क्या होता है, कुछ टाइम एक ब्रांड बड़ा हो जाता है तो डॉक्टर ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है उसकी प्रिस्क्रिप्शन की। तो वो सब चीज़ें, फिर आपने रियल डायबिटिक पेशेंट देखा। मतलब जैसे मैं डायबिटीज़ डिटेक्शन कैंप्स करता था तो मैं हाथ ऐसे पकड़ के पता लगा लेता ब्लड शुगर ज़्यादा है,
अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे फीलिंग आ जाती थी, क्योंकि बहुत से लोगों का हम करते थे भाई, 200 आदमी है, ब्लड शुगर टेस्ट करे, सबका हाथ पकड़ पकड़ के, तो मेरे को फीलिंग आ जाती थी कि ये इसका ज्यादा देखो जरा। नहीं, अभी ठीक है। आपको ऐसे टच करके पता लग जाता है कि ब्लड शुगर ज्यादा है? हाँ, मतलब जैसे आपका ना मसल लॉस होने लगता है जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने लगता है, वो फोमी फीलिंग आने लगती है, Right. जस्ट वो फ्लफी वाला। हाँ, सो जब नर्व डैमेज होने लगता है, ऐसे कुशन जैसा दिखने लगता है, तो ये मतलब बाद में बहुत एविडेंट से हो जाते हैं, इनिशियल स्टेज पे नहीं होते, तो ऐसे। तो वहाँ से डायबिटीज़ के बारे में सीखा, लेकिन फिर बिजनेस करना था, तो मैंने 3 साल जॉब किया और जॉब छोड़ दी। फिर मैं इधर दिल्ली आ गया। मेरी वाइफ कंपनी सेक्रेटरी CSLLB हैं, तो शादी हो गई, एंड आई टोल्ड हर कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो वी डिसाइडेड कि आप एक काम करो, मैं बिज़नेस करो। तो मैंने बिज़नेस जॉब छोड़ दी, बिज़नेस शुरू किया। बट आइडिया पहले से क्लियर था, यही करना है? हाँ, करना बिज़नेस ही था, मतलब नौकरी नहीं करना था, बट ये करना था, ये नहीं पता था। ये नहीं पता था। हाँ, वो बिज़नेस तो आपने बस जॉब छोड़ दी ऐसे ही? हाँ, जॉब छोड़ दी। मैं फार्मा प्रोडक्ट बेचता था ना, तो खुद लेके, डीलरशिप टाइप लेके? नहीं, पहले तो मैं एम्प्लॉय था। पहले तो मैंने एम्प्लॉय कहा थे? हाँ, तो मैं अपना बनाऊंगा ना प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा। तो क्या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, आप किसी फैक्ट्री वाले से अपने ब्रांड का प्रोडक्ट बना देते हैं, वो बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो मैंने पहला प्रोडक्ट बनवाया, वो था फीटल वेट गेन के लिए, प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर। अच्छा। तो वो मैं गायनेकोलॉजिस्ट को प्रमोट करता था। उसका आइडिया कैसे आया और वो वाला क्यों डिसाइड किया वो करना है? बस थोड़ा सा मार्केट सर्वे था कि कहाँ लूप होल अवेलेबल है, और जो उस टाइम पे प्रोटीन प्रोडक्ट अवेलेबल थे वो प्रेगनेंसी को उतना सूट नहीं करते थे। और दूसरा, उससे पहले जो प्रोटीन पाउडर्स आते थे वो सब आपको दूध में घोल के लेने थे। कुछ लोग दूध नहीं पीना चाहते थे, प्रेगनेंसी में थोड़ा अजीब सी फीलिंग आती है, तो वो मैंने पाउडर ऐसा बनाया कि ऐसे ही खा ले आदमी, प्रसाद की तरह। अच्छा। 2 चम्मच। मतलब गैप आपने देखा कि यार मिल्क में मिला के लोग नहीं ले पा रहे प्रोटीन वाइल दे आर प्रेग्नेंट, तो आपने सोचा ऐसा पाउडर बनाते हैं जिसको मिल्क में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही खा सकते हो। यस, ये आपका मेन फोकस था उसमें? हाँ, दैट वाज द USP, और उसके कारण अच्छा पिकअप करने लगा। अच्छा। तो बिजनेस थोड़ा बढ़ने लगा और थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, ऐसे प्रोडक्ट को जब आपने वहाँ शुरू किया तो उसका आपको लाइसेंस भी तो लेना पड़ता होगा। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस तो अलग है, बट क्या आपको क्लिनिकल ट्रायल, बिकॉज प्रेग्नेंट वुमेन खा रही हैं इसको, वो सर्टिफिकेशन और ट्रायल्स वगैरह का कैसे रहता है उसमें? कुछ जब आप नया कुछ लेके आते हैं ना, तब ये ट्रायल होते हैं। जो पुराना एग्जिस्टिंग, मान लीजिए पैरासीटामोल प्रोडक्ट है, ऑलरेडी सालों से बिक रहा है, आप भी बेचना चाहते हैं कंपनी खोल के, तो आपको कोई क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। तब जरूरत नहीं है? नहीं। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका सिमिलर जब आप करते हैं, फार्मा में स्पेशली क्या होता है, नया मॉलिक्यूल जब आप डिस्कवर करते हैं, अच्छा, तब आपको करना पड़ता है। मान लो पुराना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है, कोई एक कंपनी भी बेच रही है या कोई नहीं बेच रहा, पर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, तो आप बेच सकते हैं, आपको कोई ट्रायल नहीं करना। मतलब मैं बोलूँ कि मेरे को ऐसा वे प्रोटीन निकालना है अभी, हाँ, तो ऑलरेडी मार्केट में वे प्रोटीन क्योंकि है, मैं बस उसका प्रोटीन का कॉम्पोजिशन बोलूँ कि यार 20 का 25 ग्राम कर दिया मैंने, बट वही फर्क मैंने मान लो कर दिया, तो मेरे को अलग से क्लिनिकल ट्रायल लेने की जरूरत कुछ जरूरत नहीं। आप 100% बेचो, 80% बेचो, 90% बेचो, वो आपका USP है, क्योंकि वे प्रोटीन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। ठीक है, तो आप 10%, 20, 30, 40 जो आपकी इच्छा हो बेच सकते हो। बस आपने टाइप फॉर्म चेंज कर दिया उसका, और मैंने अपना उसको नया ब्रांडिंग करके उसकी फॉर्मुलेशन चेंज कर, इट वाज अ डिफरेंट रेसिपी वैसा। ठीक है। तो प्रोडक्ट सेल होने लगा, और वहाँ पे मतलब एक लर्निंग, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स हमारे ऐसे होंगे जो बिजनेस देख रहे होंगे, तो जब मैंने नौकरी शुरू की तो मेरी पहली सैलरी कुछ 4,300 रुपये थी। 2002 जनवरी मैंने शुरू किया, और 3-1 साल मैंने काम किया, फिर जॉब छोड़ दी। तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरी सैलरी अराउंड 7,500 रुपये थी। अच्छा, जब काम करना शुरू किया तो पहले महीने सेल अराउंड 15,000 रुपये थी। 7,500 की सैलरी छोड़ के 15,000 पे आ गए सीधा? हाँ, फिर अगले महीने कुछ 30,000 थी। क्या बात। फिर उससे अगले महीने कुछ 50,000 थी, है ना, ऐसे ग्रो कर रही थी। था उसमें उस टाइम पे? हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा था ना। तो हमें था बस कुछ बिक रहा है। हाँ, बिक रहा है। तो जब नया बिजनेसमैन होता है ना, तो उसको सेल ही प्रॉफिट नजर आता है। तो हमें ऐसा लग रहा था, अच्छा 50,000 की सेल हो गई, 50,000 की इनकम हो गई। तो वो तो बाद में समझ में आया, क्योंकि जब मैं सेल बढ़ने लगा तो 6 महीने या साल भर में शायद कुछ 2-1 लाख रुपए की सेल हो गई महीने की। तो मैंने सोचा अभी तो मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ और 2 लाख रुपए की सेल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं पहले कैसे काम करता था, जैसे बाइक थी तो
पीछे ही और जो डब्बे थे अपने सप्लाई के पीछे ही डब्बे बांध लिए और हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर से बातचीत की, वहीं कुछ डिमांड थी तो वहीं केमिस्ट के पास में वहीं माल दे दिया। ये कौन से एरिया में कर रहे थे आप? ये मैं जब करता था ये नोएडा, गाजियाबाद, ये वाला एरिया, वहाँ से मैंने शुरुआत मान जाते थे डॉक्टर्स आसानी से? हाँ, मतलब आप प्रोडक्ट दो, टेस्ट कराओ, एंड आई वाज इनटू फार्मा सेल्स। पहले से ही आपको जानते थे लोग? हाँ, उस मार्केट में लोग जानते थे? ना भी जाने, देखो अगर बिजनेस करना है ना तो यू नीड टू बी द सेल्समैन फर्स्ट। हाँ, अगर आप सेल्समैन नहीं है तो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब सेल्स इज द इम्पोर्टेंट की लर्निंग फॉर अ बिजनेसमैन। मतलब मैं इसलिए पूछा आपसे क्योंकि बहुत लोग ना बना के बैठ जाते हैं, हाँ, बट बेच नहीं पाते या उनको ये समझ नहीं आता आप बेचे कैसे। हाँ, सेलिंग स्किल, मतलब कोई भी बिजनेस बिना सेलिंग स्किल के नहीं हो सकता। तो अगर किसी को भी बिजनेस करना है तो पहले साल 2 साल वो सेलिंग का काम करे, चाहे इंश्योरेंस बेचना हो, चाहे कुछ भी बेचना हो, चाहे सड़क पे खड़ा होगा पेन बेचना हो, पर बेचे। क्योंकि जब तक आदमी बेचेगा नहीं ना, बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। और जब तक बेचेगा नहीं ना, दूसरे की रेस्पेक्ट करना नहीं सीखेगा, क्योंकि जो रिजेक्शन है वही आपको रेस्पेक्ट करना सिखाता है। और बिना रेस्पेक्ट के आप बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं करते। जब तक आप अपने स्टाफ को रेस्पेक्ट नहीं करते, जब तक आप अपने कस्टमर को रेस्पेक्ट नहीं करते, जब तक आप अपने सप्लायर को रेस्पेक्ट नहीं करते, आप, क्योंकि बिजनेस इज ए बिग टीम वर्क, इट्स नॉट जस्ट प्रोडक्ट। मतलब आप बहुत फैंटास्टिक प्रोडक्ट बना दो, क्या वो बड़ा बिजनेस करेगा? नो, इट मे नॉट बी। मतलब कि प्रोडक्ट इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ द बिग बिजनेस। करेक्ट। तो विदाउट रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट इज द ग्लू which binds everything together. तो आई थिंक जब आप सेल्स करते हैं तो रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं आप बता रहे थे कि आप 2 लाख पे पहुंच गए, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, तो वहाँ पे फिर मुझे लगा कि क्योंकि मैं बड़ी कंपनी में काम करता था तो वहाँ एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ऐसे फिर उनके नीचे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते थे। तो हमने सोचा हम तो बड़ी कंपनी हो गए हैं अब तो मैंने 10-15 आदमी ऐसे हायर कर लिए। अच्छा। कि तुम ये मैनेजर हो, तुम ये मैनेजर हो तो 2-4 दिन ट्रेनिंग दी। हाँ। और सबको फील्ड में भेज दिया कि अब तुम बेचो। हाँ, कि अब तुम बेचो, अब तो बड़े सेट हो गए अब तो अब समस्या ये हो गई कि सेल तो वही रह गई 2 लाख रुपए, आदमी 15 हो गए। तो तब मुझे समझ में आया, ये बिजनेस तो टेढ़ी खीर है। हाँ। जब तक मैं खुद कर रहा था, अपनी बाइक लेके खुद ही माल बेच रहा था, तब तक तो बिक रहा था। हाँ। लेकिन जैसे टीम बढ़ी वैसे सब बिखर गया, एंड दैट वाज द डिप्रेशन फेज फॉर मी। अच्छा। और वहाँ मैंने सोचा यार छोड़ देता हूँ, मतलब अब तो घर, मतलब पैसे नहीं बचे, अब माल ले रहा हूँ तो पैसे कहाँ से दूँ? क्योंकि जैसे ही आप स्प्रेड करते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए ना आपको, मतलब माल चाहिए बेचने के लिए, माल है नहीं, घर में पैसे है नहीं, तो अगर नौकरी करूंगा तो कम से कम 1-2 तारीख को तनख्वाह तो मिलेगी। करेक्ट। सो दैट वाज द वेरी लीन पीरियड, और मैं वहाँ पे जॉब। कितने टाइम किया आपने ये तो मैं मतलब कर ही रहा था। माई जर्नी वॉज ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, सो इट वॉज नॉट ऑल ऑफ ए सडन कि ये चीज़ हो गया। कितने टाइम ऐसा आप रहे उस लो फेज में? जनरली लो फेज में 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रहता आई बाउंस बैक इमीडिएटली। हाँ। तो आपने फिर जॉब ज्वाइन की उसके बाद? नहीं, फिर नहीं। वापस से कुछ और स्टार्ट किया? नहीं, देन आई वाज थिंकिंग कि अब क्या करें। हाँ। तो ये एक तो ये था कि जॉब कर लें, तो फिर ऐसे ही ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे, एंड आई वाज ए बिग टाइम रीडर। मैं किताबें बहुत पढ़ रहा था, और उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि रीडिंग लाइक अ बुक इन 3 days। मतलब आई वांटेड टू लर्न, मतलब मैं देख रहा था लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो हमने पढ़ लिया है, सक्सेस कैसे मिलती है ये नहीं पढ़ा। सो आई वाज रीडिंग अ लॉट। तो मेरी वाइफ ने बोला 2006 में हमारी बेटी पैदा हुई, और ये अराउंड 2008 के आसपास का टाइम होगा, और उन्होंने बोला कि ये इतना पढ़ते लिखते रहते हो, और कुछ वेट लॉस का भी पढ़ लो। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन हो जाता है ना, तो वेट लॉस करना था। तो मैंने कहा यार तो हम तो साइंटिस्ट आदमी है, कॉलेज टॉपर रहे हैं, ज़्यादा खाने से वजन बढ़ जाता है, कम खाने से घट जाता है, इसमें साइंस तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो उससे पहले मैंने साइंस नहीं पढ़ी थी, मतलब हमारे पास जो व्यू था टेक्स्ट बुक का व्यू था, आउटसाइड व्यू नहीं था। So once I started learning about the science from the outside perspective, which is not textbook, that opened my mind. What's the outside perspective? जो मैंने अभी आपको बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज और ये सब, ये कॉलेज में नहीं पढ़ाया। ये फिर जब मैंने अपने इंडिपेंडेंट स्टडी की तब मेरी समझ में आया, और तब वहाँ पे मैंने देखा कि यार ये बहुत सारी बीमारियां तो फूड से ठीक हो सकती हैं। यू डोंट नीड ड्रग्स।
क्योंकि उससे पहले हम फार्मा बैकग्राउंड से जब आते हैं तो हमारा माइंड सेट ये कहता है कि ये बीमारी है, गोली खा लो। हाँ, नहीं, अगर नहीं है गोली तो डिस्कवर करो, लैब में जाओ, नया ड्रग डिस्कवर करो। तो ड्रग डिस्कवरी वाला माइंड सेट था। करेक्ट। और हम भी यही सोचते थे कि अच्छा इंसुलिन की कमी है, ये गोली दी तो इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है, कुछ बड़ी गोली लेके आओ जिससे और ज़्यादा इंसुलिन आए, क्योंकि यही तो हमें कॉलेज में सिखाया था कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो रही है। करेक्ट। तो जब मैं आउटसाइड आया और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने सीखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो अगर इंसुलिन बैलेंस कर रहे तो वेट लॉस भी हो सकता है। तो वो मैंने अपने वाइफ को आके फार्मूला बताया, उन्होंने फॉलो किया, वो 15 दिन में 4 किलो वेट लॉस हो गया। अच्छा। और 2 साल से वेट लॉस नहीं हो रहा था। सो आई थॉट अरे दिस इज अमेजिंग। तो वो आपने क्या फार्मूला बताया था उनको? So मतलब क्या चीज थी वो? बैलेंसिंग द कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट। सो दैट्स व्हाट आई लर्न। आपने उनकी डाइट चार्ट टाइप बना दिया, डाइट फॉलो करना शुरू किया। तो घर में और भी 2-4 लोग थे, तो हमने कहा यार हमें कुछ नया फार्मूला मिला है, ये करो, तुम अप्लाई करो। तो उन्होंने किया, उनको भी फायदा हुआ। तो मुझे क्लिक किया कि व्हाई नॉट क्रिएट अ प्रोफेशन आउट ऑफ इट, इट्स फैंटास्टिक, इट वर्क्स। तो तब मैंने फिर वहाँ पे वेट लॉस की कंसल्टेंसी शुरू कर दी। अच्छा। तो वेट लॉस के कुछ मैंने सप्लीमेंट बनाए, कुछ प्रोडक्ट बनाए, और वेट लॉस तो फिर उस टाइम पे क्या होता था कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो हम जा ही रहे थे, उनको प्रोटीन पाउडर प्रमोट कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने बताया कि हमारे पास में कुछ वेट लॉस का कुछ टेक्निक है, अगर आप पेशेंट को हमारा फ़ोन नंबर दे दो तो हम उनके घर पे जाके उनको समझा देंगे। अब गायनेकोलॉजिस्ट के पास ऐसा कुछ था नहीं, उनके पास भी सिस्टम, और पोस्ट प्रेगनेंसी केसेस होते ही थे उनके पास में। तो वहाँ से लीड मिलने लगी और मैं घर पे जाता था, बाइक थी मेरे पास में, और लोगों को बताता था। तो अब मैं डाइटिशियन भी नहीं था, मैं तो फार्मासिस्ट था ना, तो मैं डाइट चार्ट भी नहीं बनाता था, मैं उनको कॉन्सेप्ट सिखाता था कि आप ये खाते हो तो बॉडी में ये हार्मोन चेंज होता है, ऐसा खाते हो ये हार्मोन चेंज होता है, अगर आप ऐसे चेंज कर लो तो बॉडी में ऐसे चेंज होगा, वेट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। एंड पीपल लव्ड इट। तो फिर क्या होता था कि जब मैं अगली बार उनके यहाँ मिलने जाता था तो 10-15 आदमी बैठे होते थे और वो कहते थे कि एक आदमी आता है, उससे कुछ भी पूछो सब बताता है। तो वहाँ से मुझे रेफरल बहुत मिलने लगे, रेफरल मिलने लगे, तो काम अच्छे चलने लगा। तो उस टाइम पे ये समझ लीजिए मैं 100-150 किलोमीटर बाइक डेली चलाता था। अच्छा। मतलब अगर मैं गुड़गांव में हूँ और मुझे मेरठ से फ़ोन आ गया तो आप चले जाते थे? हाँ, तो मैं मेरठ चला जाऊँगा। और इसकी फीस लेते थे आप? हाँ, मतलब सेशन की फीस लेते थे? हाँ, जो भी मेरी फीस होती थी, पर मैं ये नहीं कि मैं मेरठ नहीं जाऊँगा, चाहे दोपहर में 2 बजे फ़ोन आया और 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, आई नेवर माइंड, बारिश हो रही है, डजेंट मैटर, आई विल गो। तो वो मैं करने लगा, तो क्लाइंट बेस अच्छा बढ़ने लगा। एंड मेरा ये कितना टाइम चला? ये 1 आध साल, अभी टाइम फ्रेम तो एग्जैक्टली याद नहीं, पर 1 आध साल चला होगा ये भी। ठीक है। तो एक बड़ी सक्सेस इसमें जो मिली मुझे, वो गुड़गांव में एक इंश्योरेंस कंपनी है काफ़ी बड़ी, उसके वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उनको किसी डॉक्टर ने नंबर दिया कि ये आदमी को फ़ोन कर लेना, ये तुमसे मिलने आ जाएगा घर पे और बता देगा, फॉलो कर लेना, ये ठीक हो जाएगा। तो तभी उनका वेट बढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने फ़ोन किया कि यार मैं ऑफिस में हूँ, घर आ जाना, इधर ऑफिस आ जाओ। तो मैं ऑफिस चला गया यहीं गुड़गांव में। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया एंड ही लाइक द कॉन्सेप्ट। बोले अरे तो बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। तो एनीवे ही लॉस्ट 7 kg इन 15 days। 7 kg इन 15 days? यस। एंड ही वाज सरप्राइज्ड। बोले भाई तुम एक काम करो, तुम मेरे कंपनी में एक वर्कशॉप करो यार। अच्छा। तो इधर हेड ऑफिस था उनका, तो बड़े बड़े लोग थे। तो मैंने कहा ठीक है यार, बता दूंगा मैं। सो दैट वाज माय फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग। मंडे उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं चला गया उनके ऑफिस में, और सब क्योंकि हेड ऑफिस था तो बड़े बड़े लोग थे ऑफिस के। कितने लोग होंगे? काफ़ी सारे लोग थे, मैं 50-60 लोग होंगे। अच्छा। और वहाँ जब मैंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया, अराउंड 50 पीपल ज्वाइंड योर प्रोग्राम, माई प्रोग्राम, माई वेट लॉस प्रोग्राम। तो फिर उन्होंने मुझे कहा यार हर मंडे आ जाया करो, एक क्यूबिकल दे दिया, यहाँ बैठ जाया करो, जो कंसल्टेशन लेता है ले लिया करो। तो उन्होंने एक एरिया मुझे दे दिया, तो मैं वहाँ पे जाने लगा और काफ़ी लोग फिर वहाँ से जुड़ने लगे, फिर वहाँ से रेफरल मिलने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होने लगा। फिर बिजनेस ऐसे चल रहा था, फिर अपने कुछ सेंटर खोल लिए मैंने, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो घर में एक सेंटर शुरू कर लिया कि भाई आप घर पे आ जाया करो। न्यूज़पेपर में थोड़ा सा, अखबार में ऐड देना शुरू कर दिया। तो 2012 में बेटा पैदा हुआ। एंड बाय दैट टाइम जो क्लिनिक की जो इनकम थी या मेरी जो पर्सनल बिजनेस इनकम थी, उससे घर चलने लगा।
तो 2005 में मैंने बिजनेस शुरू किया, 2012, तो 7 साल जो मेरा घर है वो मेरी वाइफ ने चलाया। मतलब जो जॉब करती थी, जो सैलरी आती थी, उससे वो घर चला। तो 2012 के बाद ये बिजनेस इनकम से घर चलने लगा। तो हमने डिसाइड किया कि ग्रेजुअली ऐसा करते हैं कि आप भी बिजनेस में आ जाओ, जॉब छोड़ के दोनों बिजनेस करते हैं। तो अब क्या करें बिजनेस में, अब डाइट वाइट का काम तो मुझे करना है। तो उन्होंने फिर ये डिजिटल मार्केटिंग सीखा, वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखा कि ये कुछ चीज़ें हम सीखने लगे। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड वाले, वो इंडिया आए हुए थे। तो उनसे हम मिलने गए। अच्छा। हाँ, तो वहाँ हमें पता लगा कि यार डिजिटल बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा फ्यूचर में, और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करो। तो हमने फिर ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट जो है, बट ये सब प्रोडक्ट तब बना लिए थे आपने? ये नहीं बनाए थे तब। अच्छा। वेट लॉस के प्रोडक्ट थे। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट जो थे वेट लॉस के, वो हमने अमेज़ॉन वगैरह पे जो नई वेबसाइट थी उन सब पे लिस्ट किया। और पहले महीने जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जब हम गए, तो जो हम 3 सेंटर थे उस टाइम हमारे, तो 3 सेंटर से 2 गुना सेल हमारी ऑनलाइन थी पहले महीने। तो हमें लगा दिस इज़ बूम, मतलब ये तो कुछ नया है। बस धीरे धीरे फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हम जुड़ गए, क्योंकि हम यूनिक लो कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोडक्ट बनाते थे। उन्होंने अपने अंडर द अम्ब्रेला लिया, हमें गाइड किया और बिजनेस बूम करने लगा। प्रोडक्ट क्या थे उस टाइम पे? वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट थे। ये वेट लॉस के लिए एक आटा था डिफरेंट, और डायबेक्सी नाम से ही? नहीं, दैट वाज न्यूट्रोएक्टिव ब्रांड। अच्छा। हाँ, तो उससे ग्रो होने लगा। फिर कीटो डाइट का फेज़ आया। तो कीटो वाज अ बिग बूम, और हम ऑलरेडी उस टाइप के प्रोडक्ट बनाते थे, तो सेल्स ग्रो करने लगी और टाइम जो है अच्छा आ गया। फिर प्रभु की कृपा हुई। तो अब एंट्री जो डायबिटीज़ वाली है, लॉकडाउन का टाइम था और घर में झाड़ू पोछा कर रहे थे। फैक्ट्री तो सब बंद था, ऑफिस बंद थे। तो उस टाइम पे तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, बुक पॉल कोएल्हो करके एक ऑथर है ना, द एल्केमिस्ट। उसमें स्टोरी ये है कि एक आदमी होता है, वो अपना सब घर द्वार सब बेच के और खजाने की खोज में निकलता है। और पहली रात जो होती है, एक पेड़ के नीचे वहाँ लेट जाता है और पोटली बांध के ऐसे सो रहा होता है, और रात को पोटली चोरी हो जाती है। और वहाँ से अब वो कि खजाना ढूंढते ढूंढते वो सब जाता है इधर उधर, बहुत कुछ उसके साथ होता है। अल्टीमेटली स्टोरी के एंड में जहाँ से शुरू किया था वहीं खजाना दबा हुआ था, है ना। दैट वाज द स्टोरी। तो जब मैंने वो स्टोरी पढ़ा तो मुझे लगा कि ये जो डायबिटीज़ है ना, क्योंकि मेरी पहली बिगनिंग डायबिटीज़ से हुई थी, और जो वेट लॉस का जर्नी था इसमें बहुत डायबिटिक पेशेंट आए, और वेट लॉस भी होता था, उनकी दवाइयाँ भी बंद हो जाती थी या कम हो जाती थी। तो आई रियलाइज कि ये वाले मेथड से डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। और वो समहाउ मुझे ऐसा क्लिक किया कि लेट मी एजुकेट, मतलब कि कुछ नहीं होता दुनिया में, डजेंट मैटर। क्योंकि उससे पहले जब हम वेट लॉस का क्लिनिक वगैरह रन करते थे, तो गिविंग द कॉन्सेप्ट वाज, मतलब व्हाई टू गिव दैट, मतलब उससे तो हम रोजी रोटी कमाते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्यों एक्सप्लेन करें। तो मुझे लगा कि यार आई शुड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, चाहे कुछ हो या ना हो। देन आई स्टार्टेड द यूट्यूब चैनल। कि तो आपने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया? हाँ, तो मुझे लगा कि लेट मी एजुकेट, मतलब मुझे लगा कि भगवान का कुछ कंपल्शन है कि चाहे कुछ ना मिले। और वेट लॉस का बिजनेस चल रहा था, घर का खर्चा चल रहा था, और मुझे ये था कि अब ज़िंदगी में पैसे की तो कमी नहीं होगी, जो चल रहा है, मतलब खर्चा पानी चल जाएगा, बच्चों की फीस हो जाएगी, घर का रेंट भी चला जाएगा, पर मारा मारी नहीं है। तो लेट मी डू समथिंग विच आई कैन डू फॉर द लार्जर सोसाइटी। और मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाने शुरू करी, और दूसरी या तीसरी वीडियो होगी वो वायरल हो गई। अच्छा। और बस वहाँ से मतलब तो डायबिटीज रिलेटेड आप चीज़ें बताते थे? हाँ, मतलब सीक्वेंशियल मैनर में। इट वाज लाइक ए डिप्लोमा प्रोग्राम कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, दैट दिस इज हाउ आई वाज टीचिंग पीपल। और ये उसी टाइम ये बुक लिखी थी, न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज़। तो वहाँ से बस प्रभु की कृपा हुई, लोग आने लगे, और आज की डेट में मतलब वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर दिस काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट इन इंडिया। वी आर द लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल। So around 1 million YouTube subscribers? हाँ, more than a million. Amazing. प्रभु की इच्छा। बट आप उससे, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा? यूट्यूब चैनल का जो इम्पैक्ट है, हाँ, वो आपके अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या है? तो कभी सोचा है उस बारे में? देखिए, जब आदमी ना ढूंढ रहा होता है कुछ, तो डायबिटीज़ का कुछ भी ढूंढता है तो हम मिल जाते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत हैं, व्यूअरशिप बहुत है।
तो सोशल मीडिया का एडवांटेज ये है कि डिस्कवरेबिलिटी है। तो जब हम बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो वायरल हैं, तो जिनके व्यूज़ ज़्यादा हैं, तो आदमी हमें टकरा जाता है। फिर घबराता घबराता सा आटा खरीद लेता है कि देखते हैं कुछ होता है नहीं। क्योंकि जनरली प्रॉब्लम क्या है कि डायबिटीज़ के प्रोडक्ट हर कंपनी बनाती है। जैसे जो आटा बना रहा है वो डायबिटीज़ आटा भी बनाता है, लेकिन उन दोनों आटे से ब्लड शुगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, चाहे ये खा लो चाहे वो खा लो, सेम इम्पैक्ट रहता है। बस नाम दे रखा है, बस डायबिटीज नाम डायबिटीज़ आटा उसका नाम दे दिया। तो फिर वो कहते हैं यार डायबिटीज़ आटा तो मैंने पहले भी खाया, कुछ नहीं होता, इनका वाला क्यों खाए। पर जब वो थोड़ा सा थ्योरी समझता है तो उसको लगता है यार चल लेके देख लेता हूँ। तो हम बताते हैं कि आप खाने से पहले ब्लड शुगर चेक करो, खाने 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करो, एंड यू विल सी द डिफरेंस। और आज करो, कल करो, परसों करो, रोज करो। तो जब खाता है देखता है तो वो यार ये तो सही है। तो वो धीरे धीरे फिर वो कहता है अच्छा यार बिस्किट भी मंगा लेता हूँ, अच्छा इसका शुगर भी ले लेता हूँ, अच्छा एक मिठाई भी खा के देख लेता हूँ। तो ऐसे ग्रेजुअली धीरे धीरे कस्टमर जो आने लगता है। फिर क्या होता है, सब ठीक हो गया, ब्लड शुगर वुगर सब ठीक हो गया, HbA1c सब ठीक हो गया, 6 महीने साल भर काम किया, सब ठीक हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, दवाई भी नहीं खाता, ब्लड शुगर भी नॉर्मल है। अब कहता है अब तो मैं ठीक हो गया। तो फिर अपना पुराना वाला खाना शुरू कर देता है। फिर 6 महीने बाद फिर तो फिर पहुंच गया, बढ़ गया, क्योंकि ग्लूकोज लोड मेंटेन नहीं करता, उसके ऊपर जंप करता है, तो फिर ब्लड शुगर बढ़ जाता है। फिर 6 महीने बाद फिर वापस आता है, फिर खाता है। सो दिस इज आवर रोलर कोस्टर राइड आदमी की चलती रहती है। और सोशल मीडिया का जो एडवांटेज है, और मेरे जैसे छोटे बिजनेसमैन जो आज ग्लोबली सर्व कर पा रहे हैं, आई थिंक दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इकोनॉमी। क्योंकि अदरवाइज एक जगह बैठ के आप ग्लोबली कैसे पहचान बनाएंगे। आज मेरे पास रोज US, UK, कनाडा के ऑर्डर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां बैठा हुआ आदमी देखता है, ऑर्डर कर देता है, मेरी Dibexi.com पे जाके कुछ भी ऑर्डर करता है, 3 दिन में न्यूयॉर्क डिलीवरी हो जाती है। अभी आप इंडिया में बेचते हो और कहाँ बेचते हो? ग्लोबली, मतलब अपनी वेबसाइट से ग्लोबल है, सारी जगह पे, सब जगह, किसी भी कंट्री से ऑर्डर आ जाए जहां मतलब हमारी इम्पैक्ट, मतलब गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सब देशों में चला जाता है। अगर मैं 100% की बात करूं, हाँ, कि आपका 100% बिजनेस, हाँ, उसमें से इंडिया कितना होगा और बाकी का बाहर कितना होगा? ऑलमोस्ट 95-96% इज इंडिया। हाँ, 4-5% इज आउटसाइड, बाहर से आता है। और जो 95% इंडिया में है, उसमें मेजर सेल आपकी खुद की वेबसाइट पे कितनी है वर्सेस मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon वगैरह पे कितनी परसेंटेज होगी? अराउंड 60% के आसपास, 60-70% के आसपास मार्केट प्लेसेस से आती है। 30-40% का जो रेशो है वो हमारी अपनी वेबसाइट का रहता है। और मार्केट प्लेसेस में भी क्या क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट वगैरह टाइप के पे भी हो? अभी क्विक कॉमर्स हमने शुरू नहीं किया है, तो अभी डिस्कशन चल रहा है, तो होपफुली जल्दी वहाँ पे शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी मतलब डिस्कशन हो चुका है उनके साथ। बट प्योरली आपका ऑनलाइन ही है जो भी? हाँ, अभी ऑनलाइन है। ऑफलाइन का भी प्लान है? ऑफलाइन थोड़ा सा और रेवेन्यू बढ़ जाए फिर तो, क्योंकि हम सेल्फ फंडेड हैं, बूटस्ट्रैप्ड हैं, तो थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे लगाते हैं। तो अभी हमने कुछ टारगेट सेट किया हुआ है, वो अचीव करने के बाद में देन स्लोली वी मूव टू द ऑफलाइन। और जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जाके संपर्क करेंगे, और अपने जो मिशन है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगाना है, उस मिशन के बारे में बताएंगे और अपने प्रोडक्ट से उनको रूबरू कराएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये डिस्कवर कैसे करते हो कि यार, पहले तो आपने बोला कि यार बाकी लोग जो बनाते तो हैं आटा, हाँ, बट उनका ना फर्क नहीं होता ज़्यादा, हाँ, तो आप में क्या ऐसे ढूंढते हो, कैसे खोजते हो कि यार ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए? हाँ, और कितना टाइम नॉर्मली लगता है आपको प्रोडक्ट बनाने में? तो टाइम बहुत लगता है। जैसे आटा मुझे 5 साल लगे। 5 साल लग गए? हाँ, इसको फॉर जो आप देख रहे हैं ये 5 साल की मेहनत है। बिस्किट 3 साल लगे। तो मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे तो कुकिंग नहीं आती थी, तो मैंने कोर्स किया जाके, अच्छा, बेकिंग का, बिस्किट बनाने सीखे। फिर ये सीखा कि अब इसमें फार्मास्यूटिकल दिमाग कैसे लगेगा कि ब्लड शुगर ना बढ़ाए। तो फिर बनाया, फिर सेटअप लगाया बिस्किट बनाने का, और बना के उसी में देखते रहे। फिर जब लगा कि ये खाने लायक है,
तब वो बेचा। सो इट वाज 2-3 इयर्स ऑफ द प्रोसेस। तो जितना भी R&D है वो मैं खुद करता हूँ। और इंग्रेडिएंट का जो सिलेक्शन है, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ग्लाइसेमिक लोड कितना है, ग्लूकोज लोड कितना है, उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है, फाइबर कितना है, तो सब न्यूट्रिशनल वैल्यू में स्टडी करता हूँ। तो मेरा जो एडवांटेज है, मेरे ख्याल से भगवान ने जो मेरे को ये जर्नी इतना दिखाया, तो मुझे फूड भी समझ में आता है, ड्रग भी समझ में आता है, न्यूट्रिशन भी समझ में आता है। सो आई अंडरस्टैंड द होल थिंग सो दैट आई कैन क्रिएट समथिंग न्यू। जो 1000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी, उससे आई कुड अंडरस्टैंड कि मतलब एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है। मतलब बिजनेस इज डिफरेंट बट सर्विंग द कम्युनिटी इज डिफरेंट। तो मेरा वी रन ए सोशल बिजनेस। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आपका बिजनेस समाज कल्याण का काम नहीं करता, तो मेरे ख्याल से वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस का पर्पस ही समाज कल्याण होना चाहिए। तो मैं उसी एंगल से सोचता हूँ। और समाज कल्याण में जो काम कर रहा है साथ में, वो भी, जो सप्लायर है वो भी, जो कंज्यूमर है वो भी, इट शुड ऑलवेज बी ए विन विन सिचुएशन एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो द पार्टनर। सो एवरी वन शुड विन इफ यू आर रनिंग ए बिजनेस। तो जैसे आपने शुगर फ्री, शुगर टाइप के जो, इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं बहुत सारे आते हैं कि चीनी जितना मिला लो, जितना ही मीठा होता है, चीनी से आधा मिला लो, इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो जैसे ये आप डायबेक्सी का शुगर देख रहे हैं, तो इसमें आप फ्रंट पे देखेंगे तो नो माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा हुआ है। तो जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है, जैसे हम EGL वैल्यू की बात कर रहे थे, ग्लूकोज लोड, तो चीनी का ग्लूकोज लोड 65 है और इस माल्टोडेक्स्ट्रिन का 110 है। अच्छा, ऑलमोस्ट डबल है और ये शुगर फ्री आइटम में रहता है। और आप ये समझिए कि जो डायबिटीज के लिए प्रोटीन पाउडर आते हैं, उसमें ये बेस होता है। तो बताओ उसका ब्लड शुगर कैसे मैनेज होगा जहां माल्टोडेक्स्ट्रिन होगा। तो हम इंग्रेडिएंट चूज करते हैं जिसका ग्लूकोज लोड एकदम कम हो। बट क्या बाकी लोग नहीं कर सकते ये इंग्रेडिएंट चूज? कर सकते हैं, इंटेंशन हो तो सब कुछ हो सकता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्क इंटेंशन का है। इंटेंशन का है। अच्छा, दूसरा रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हम फाइबर यूज़ करते हैं स्वीटनेस के लिए, तो ओलिगो फ्रुक्टोसैकराइड्स जो इस टाइप के होते हैं, तो वो खाने में मीठे लगते हैं और पेट में जाके वो डाइजेस्ट नहीं होते, एज ए फाइबर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब चीनी है 40 रुपये किलो, वो है 400 रुपये किलो रॉ मटेरियल, तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब महंगा हो जाता है तो आप FMCG के कंपटीशन में नहीं रह पाते, है ना। तो आपका कैसा है प्राइस आटे का? ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है नॉर्मल आटे से 10 टाइम्स। हाँ, तो जैसे 500 रुपये किलो है डायबेक्सी आटा। अच्छा। नॉर्मल आटा आपको 40, 50, 60 रुपये किलो मिल जाएगा। महंगा होगा 100 रुपये किलो मिल जाएगा। लेकिन अब इंग्रेडिएंट आप देखो तो वो तो बना तो गेहूं का ही है, और इसमें आप एलमंड, पीनट, कोकोनट, फ्लैक्सीड, वो अब उनका कॉस्ट देखो, आप प्रोटीन देखो, आइसोलेटेड प्रोटीन, आइसोलेटेड फाइबर्स आप यूज करते हो। तो हमारा पर्पस जो है कि प्रोडक्ट ऐसा हो कि ब्लड शुगर ना बढ़ाए। मेन गोल वही है। भले ही महंगा हो। हाँ, मतलब फिर कॉस्ट इज सेकेंडरी। मतलब जब मैं प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करता हूँ तो मेरा मेन पर्पस ये है कि क्या ये पर्पस सॉल्व करेगा। फिर देखते हैं कि कॉस्ट क्या हो सकती है, किस रेट पे बेचा जा सकता है। इकोनॉमिक्स इज द सेकंड थिंग, प्रोडक्ट इज द फर्स्ट। तो ये गारंटी है कि डायबेक्सी का कोई भी प्रोडक्ट होगा तो EGL वैल्यू कम होगा, ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो इसी थॉट प्रोसेस से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जैसे मैं बिस्किट आपको एक टेस्ट कराता हूँ, ये ब्रेकफास्ट बार है। सो ये रस्क का रिप्लेसमेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे कई बार हमें ये लगता है ना कि भाई जो इस टाइप का प्रोडक्ट है वो खाने में कैसा होगा, है ना। तो आप ये लीजिए, एक इसमें से निकालिए। थैंक यू। हाँ, टेस्ट करके देखिए इसको। लोग मेरे को देख रहे होंगे वीडियो में कि आराम से खा रहा है। हाँ, अब अच्छा। जो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, हल्का हल्का देसी घी का वो एक मजेदार सा वो आ रहा है फील। तो ये एलमंड फ्लावर है, मैदा नहीं है, और इसमें वे प्रोटीन है, और टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनका EGL वैल्यू कम है। तो प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, इंटेंशन होनी चाहिए। तो हमारे पास कंज्यूमर बेस ऐसा है, हमारी इंटेंशन ऐसी है और मिशन ऐसा है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगाना है, तो हम वैसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं। बट फिर भी अगर कोई कॉपी करना चाहे, हाँ, या कंपटीशन में आना चाहे, हाँ, तो क्या चीज़ उसको रोकेगी? देखिए, एक तो टाइम लगता है क्योंकि नए टाइप के प्रोडक्ट हैं। ये तो मैं ऐसे कोई उठा के कॉपी नहीं कर सकता सीधे सीधे। हाँ, बहुत टाइम लगता है। और आप इंडस्ट्री में जब ढूंढने जाते हैं तो जो ऑलरेडी हो रहा है उसको बनाने वाले लोग मिलते हैं। और ये जैसे आपने ब्रेकफास्ट बार खाया, तो ये आज जिस फॉर्म में खा रहे हैं और जो पहली बार बना होगा
उसमें बहुत डिफरेंस रहा होगा, इम्प्रूवमेंट्स होंगी। हाँ, और फिर इसकी प्रोसेसिंग की फैक्ट्री में बनेगा कैसे, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट लैब पे तो बन जाता है, फैक्ट्री में मास स्केल पे नहीं बन पाता। तो वो सब जर्नी जो है वो हम क्रॉस कर चुके हैं, अब हम मास स्केल कर सकते हैं। जो और जो नए प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं मास स्केल के लिए, तो उन पे भी R&D चल रहा है। जैसे अभी एक ये टार्ट है, ये वाला, ये तो ये हमने उनके लिए बनाया था कि जो ट्रैवलर है कि वो कि भाई बाहर घूमने गए, अब क्या खाएं, तो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आप इसको थोड़ा सा तोड़ के खा लो लंच में, तो बस लंच हो गया, आपको भूख ही नहीं लगेगी शाम तक। तो इसमें बेस जो है वो प्रोटीन और फाइबर का है, ऊपर इसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरे हुए हैं, और सबका EGL वैल्यू बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत अच्छा है। मैं तो रुक ही नहीं पा रहा। बट एनीवे, अगर मैं बात करूं आपकी मैन्युफैक्चरिंग, तो आप अभी जी दिल्ली में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? नहीं, भिवाड़ी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अभी, और अपनी फैक्ट्री है, अपना लैंड है, सब कुछ अपना। सब कुछ खुद का ही है? हाँ, शुरू से ऐसे ही है? नहीं, पहले रेंट पे था, तो जो कितने सालों में पैसा कमाया, धीरे धीरे जोड़ के अभी अपना लिया है। क्या बात है, सेम ही जगह को खरीद लिया? नहीं, या शिफ्ट कर लिया? हाँ, वो नया लैंड गवर्नमेंट से लिया था और वहाँ पे नया प्लांट लगाया है। क्या कैपेसिटी पे रन होता है अभी? कैपेसिटी इन टर्म्स, क्योंकि हमारे डिफरेंट सेगमेंट है, जैसे आटा है तो आटा कितना बना सकते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग में ना आप कैपेसिटी आप 15 दिन में बढ़ा सकते हो। मान लीजिए आज मुझे 2000 पैकेट 3000 पैकेट रोज बनाने हैं, तो आज बन रहा है, कल मुझे 10,000 बनाने होंगे तो एक महीने में 10,000 भी बना लूंगा। 1 लाख बनाने होंगे तो 1 लाख भी मैं बना लूंगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कुछ और नई मशीनें लगानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट? नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो कंस्ट्रेंट अगर 20 करोड़ को 200 पे लेके जाना हो, हाँ, तो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, आपको क्या लगता है? आई थिंक रीचिंग द कंज्यूमर एंड एजुकेटिंग द कंज्यूमर, वो 2 चीज़ें हैं। और जैसे कि और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जैसे अभी तो हम बता रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे लोग आते हैं या सोशल मीडिया पे आते हैं और उससे हमारे बारे में अवेयरनेस क्रिएट होती है। मान लीजिए ये और भी बहुत से लोग हों जो कंज्यूमर को बता रहे हो, तो जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना कंज्यूमर बेस बढ़ेगा। तो आई थिंक रीचिंग द पीपल इज़ द मेन कंसर्न, और उसमें कैपिटल भी लगता है, रिसोर्सेज भी लगते हैं, वो सब लगता है, पर अगर ग्रेजुअली धीरे धीरे करते रहेंगे तो बढ़ जाएंगे। बट आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं कि ज़रूरी थोड़ी है कि किसी को डायबिटीज़ हो तो ही खाएगा। हाँ, मतलब मेरे को नहीं है फिर भी मैं खा सकता हूँ ये? हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन हर एक ब्रांड को ना एक पोजीशन तो देनी पड़ेगी। मतलब ब्रांड एग्जिस्ट इन द माइंड, जैसे ही आपने दिया हुआ है डायबिटीज, हाँ, मतलब नाम में ऐसा आता है कि फील आता है डायबिटिक वाला को बंदा वही खाए। हाँ, बट आपको लगता है कि अगर आप इसको पोजीशन ऐसे करो कि सबके लिए है, तो ज्यादा बिक सकता है? नहीं, आई थिंक बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज फोकस है। इफ यू लूज द फोकस यू लूज द बिजनेस। तो एक कहानी सुनी थी ना कि अगर आप जंगल में भाग रहे हो और 2 रैबिट मिले और दोनों को पकड़ने की कोशिश करो तो एक भी नहीं पकड़ पाओगे। तो जनरल मार्केट, भाई हाई प्रोटीन हाई फाइबर कोई भी खा सकता है, लेकिन कोई तो सेगमेंट पकड़ना पड़ेगा ना आपको। अगर आप सब जनरल सेगमेंट में घुसोगे तो मार्केट नहीं कैप्चर कर पाओगे। तो मेरी फिलॉसफी ये है कि एक जगह पकड़ो, उसी को स्टिक करो। तो मेरा ये मुझे लगता है कि दिस इज माई प्लेइंग फील्ड, यहाँ मैं बेस्ट हूँ। रीच आउट कैसे करते हो इन लोगों को, कंज्यूमर को? सोशल मीडिया चैनल अभी तो वही मेन प्लेटफॉर्म है। जो भी आपका मार्केटिंग हो रहा है वो यूट्यूब चैनल पे हो रहा है? हाँ, मतलब और भी सोशल मीडिया है, और दूसरा मैं वर्कशॉप्स करता हूँ। मतलब जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल करें, किडनी प्रॉब्लम है तो कैसे ठीक कर सकते हैं डाइट से। तो ऐसी कुछ चीज़ों पे मैं वर्कशॉप करता हूँ एजुकेट करने के लिए। लोग आते हैं, समझते हैं, एंड देन दे जॉइन डायबेक्सी। बट इसके अलावा कुछ मार्केटिंग में आपको लगता है करना चाहिए, या आप सोच रहे हो करने का? देखिए, मार्केटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बट बजट के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो जितनी चादर है उतना पैर पसार लेते हैं, और जो भी मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा बजट होता नहीं हमारे पास में। हम तो पहले मार्केटिंग ही नहीं करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह डालते थे और लोग आ जाते थे। तो अभी थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग कुछ सीखा है हमने, उस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अभी आप एड्स चलाते हो? हाँ, कुछ थोड़े थोड़े। अगर मैं बोलूँ 100 रुपये का आपका बिजनेस है, मान लीजिए, उसमें हमें समझना है कि 100 रुपये के कोई प्रोडक्ट बिकता है, तो उसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट 20-25% होती है। एग्जाम्पल अगर मैं रेंज समझना चाहूँ तो क्या होगा, एक आइडिया तो इसको जैसे कोई भी प्रोडक्ट की MRP आप उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। तो 1/3 तो समझ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 1/3 समझ लीजिए मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, और जो 1/3 बचा उसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस और प्रॉफिट आ गया।
ऐसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 100 रुपये में 33 रुपीज़ मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल कॉस्ट है आपकी। हाँ हाँ, बाकी का 33 आपका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मतलब उसी में आप ऐड चला रहे हो। हाँ, और उसी में आप हो सकता है ई कॉमर्स पोर्टल की कमीशन दे रहे हो। जी, यही सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल, बाकी का जो 33 है वो आपका प्रॉफिट एंड टैक्सेस हो गया। यस, हाँ ओवरऑल अगर प्रॉफिट की बात करें 15-20% की रेंज में हाँ हाँ, that ये is रेंज है correct. आपकी जो हाँ, आप अभी कर रहे हो। जी। ओके, अमेजिंग। बट इसमें आप टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ करते हो? टेक्नोलॉजी अभी तो मेरे ख्याल से हम जो यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में भी टेक्नोलॉजी है अब तो। मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि मशीनें भी डिजिटल होने लगी है तो वहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और रीचिंग द कस्टमर, आई थिंक वहाँ टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है कि हम एजुकेट कर पाते हैं लोगों को। तो कस्टमर तक पहुँचने में जैसे अभी मैं एक नई वर्कशॉप करने वाला हूँ थोड़े दिनों में, हाउ टू रिवर्स प्री डायबिटीज़। अच्छा, प्री डायबिटीज़ क्यों हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि अभी पीछे एक सर्वे हुआ था जिसमें कहा कि भारत देश में 10% से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं और 15% से ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं। और क्या होता है दोनों में डिफरेंस? प्री डायबिटीज़ मतलब कि एक ब्लड शुगर लेवल है, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 है तो आप डायबिटिक की कैटेगरी में आ गए। 100 से 126 के बीच में है तो आप आ गए प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में। 100 से नीचे है तो नॉन डायबिटिक है। तो लेकिन अगर आप 100 से ऊपर चले गए तो आज नहीं तो कल डायबिटीज़ तो हाँ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वहाँ से रिवर्सल नहीं किया तो अगर ये प्री डायबिटीज़ वाला भी रिवर्स कर ले तो डायबिटिक में जाएगा नहीं। तो उनके लिए मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ थोड़े दिनों में। अच्छा, तो ऐसे इस टाइप के कुछ मैं वर्कशॉप करता हूँ और ये भी डिजिटली पॉसिबल हो पाता है। ऑनलाइन ही करते हो? सब ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, हाँ, तो ऑफलाइन में कुछ एक्टिविटीज़ करते हो आप? ऑफलाइन नहीं, अभी कुछ ऐसा अभी कुछ नहीं। जैसे पहले आप करते थे वर्कशॉप्स कंपनीज में जाके, अभी ऐसा कुछ नहीं। वो क्योंकि वो ज़्यादा मैन पावर नहीं लगती ना, बाहर जाके कम्युनिकेशन में मैन पावर लगती है। तो अभी टीम साइज क्या है अपना? टीम साइज 2-3 कंपनीज हैं मेरे पास में, तो टोटल मिला के 40-50 लोग हैं डिफरेंट। और 2-3 कंपनीज मतलब इसके अलावा भी और कंपनीज हैं? हाँ, मतलब जैसे अब क्लिनिक का अलग कंपनी है। अच्छा। और जो ये एजुकेशन है ये अलग कंपनी है। सो वी आर डिवाइडेड द बिजनेस इनटू डिफरेंट वर्टिकल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे अलग अलग, ताकि वो बाकी चीज़ें भी ठीक चले उसके साथ। अमेजिंग। बट बहुत मज़ा आया मुझे ये सब बात करके आपसे। थैंक यू। अभी तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे सीख सकते हैं। और डायबिटीज़ इज सच ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हाँ, मतलब कि लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, बट इट्स सो ईजी। और ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास बहुत सारे हथियार हैं डायबिटीज़ ठीक करने, 4-5 दवाइयाँ हैं, बट वो किसी को 5 दे देगा, किसी 5 में 4 दे देगा, किसी को 3 दे देगा। तो ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ये आसान है, समझ सकता है कोई भी आदमी। तो डायबिटीज़ की नॉलेज ही बचाव है। दिस इज हाउ। करेक्ट। बट जाने से पहले ना, ये अंत करने से पहले आज की चर्चा जी, अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है, हम लोग नॉर्मली पूछते हैं, जो भी लोग आते हैं हमारे गेस्ट यहाँ पे, हम सबसे सवाल पूछते हैं कि कोई एक या दो बिजनेस आइडियाज बताओ जो आपको लगता है, क्योंकि आप शायद नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है जो आप संभाल रहे हो, बट आप किसी को और अगर एडवाइस देते कि यार इस सेक्टर में काम कर सकते हो तुम, या ये वाला बिजनेस करोगे तो शायद अच्छा चल सकता है, ऐसे कोई एक दो आइडियाज हैं आपके पास? एक बिजनेस आइडिया जो मुझे लगता है कि कोई क्यों नहीं कर रहा, जैसे अभी हमने प्रोटीन की बात की, वे प्रोटीन, सारा का सारा वे प्रोटीन इंपोर्ट होता है इंडिया में। हजारों टन कंज्यूम होता होगा, एक फैक्ट्री नहीं है इंडिया में। अभी पर अमूल ने काफी फोकस किया उस पर, किया है, आउटकम नहीं है अभी भी। अभी भी इंडिया में कोई 90% प्योर वे प्रोटीन कोई नहीं बना रहा है, सब इम्पोर्ट है। सब इम्पोर्ट है। इवन और भी टाइप के, जैसे वेज प्रोटीन है और भी बहुत सारे हैं, तो प्रोटीन कोई बना ही नहीं रहा है। तो आई थिंक प्रोटीन इज ए ह्यूज मार्केट। थोड़ा टेक्नोलॉजी लगती है, पैसा लगता है, मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो अगर इस डायरेक्शन में लोग काम करें तो इंडिया प्रोटीन में सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, एंड वी शुड बी। मतलब हम क्यों प्रोटीन सारा इम्पोर्ट करें, तो हम इंडिया में बना सकते हैं। आई थिंक वन फैक्टर विच रिच बिजनेसमैन, आई थिंक ये बडिंग वाले का काम नहीं है, इसमें कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है बिजनेस। और कोई बडिंग वाले के लिए अगर कुछ हो तो बडिंग, आई थिंक सर्विस इज़ वन थिंग। एजुकेशन के फील्ड में अभी भी, जैसे एजुकेशन का एक फील्ड है, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरा बेटा है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं तो स्ट्रगल करके खेती से बिजनेस पे आया और मेरा बेटा और थोड़ा सा बिजनेस को बड़ा करे, है ना, चाहते हैं भी बच्चे भी अच्छा बिजनेस करें।
तो क्या एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है कि जहाँ पे एक बच्चे को ऐसा तैयार किया जा सकता है कि वो बिजनेस कर पाए? मतलब ऐसा ग्रेडेड एजुकेशन सिस्टम कि एक आदमी है वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इसी डायरेक्शन में चले, तो क्या उसको ऐसी ग्रेडेड एजुकेशन दी जा सकती है कि वो एंड गोल अचीव कर सकें? तो आई थिंक ऐसा एजुकेशन के फील्ड में अगर कुछ ग्रेडेड अप्रोच लेके चली जा सके, अब उसमें ये आता है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी है नहीं है तो उसको फिल्टर कर दिया जा सके। मान लीजिए कोई डॉक्टर नहीं बन सकता तो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन क्या अगर उसमें कैपेसिटी है तो उसको उस डायरेक्शन में दिया जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो स्पेशली जो छोटे बिजनेस है जहाँ वॉल्यूम उतना बड़ा नहीं है, तो वहाँ बच्चे पेरेंट्स का काम नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत छोटा है बिजनेस, बड़ा नहीं है, लेकिन वो उसको आगे नहीं ले जाना चाहते। तो अगर ऐसी एजुकेशन दी जाए जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए, तो आई थिंक दैट इज़ वन सेक्टर जहाँ पे काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे कि मे बी अलॉन्ग विद द पैरेलल एजुकेशन, कि 1 घंटे की रोज क्लास होती है और मैं ऐसी चीज़ें सिखाता हूँ। तो एजुकेशन के फील्ड में मेरे ख्याल से काफ़ी स्कोप है और यंग पॉपुलेशन है, सब कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। तो एजुकेशन आई थिंक एड टेक वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक एड टेक एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको कुछ सिखाना आता है तो सिखाने में बहुत स्कोप है। राइट, अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जी, थैंक बहुत यू। मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। जब आप 200 करोड़ पे पहुंच जाओगे जी, तो फिर एक बार आना। हाँ बिल्कुल। फिर एक और, अब वो 20 से 200 पे वाली जो जर्नी होगी ना वो सीखेंगे आपसे फिर उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।